नमस्कार। आज की हमारी कहानी है स्वार्थी रिश्ते। सेठ राजेंद्र प्रसाद जी अपनी दुकान पर बैठे हुए थे। तभी बड़ा बेटा बहू अपने दोनों बच्चों के साथ आते हैं। राजेंद्र प्रसाद जी अपने पोते को गोद में उठा लेते हैं। तभी बड़ा बेटा बोलता है, पिताजी तिजोरी की चाबी देना। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने बिना कुछ पूछे उन्हें चाबी दे दी। बड़े बेटे मुकेश ने चाबी ली और 50,000 रुपये ले लिए। राजेंद्र प्रसाद जी अपने पोते के लाड करते हुए बोले, कहाँ जा रहा है मेरा बाबू? बाजार जा रहा है क्या? क्या लेकर आएगा? इतने में राजेंद्र प्रसाद जी की पोती, जो कि 20 साल की थी, बोली, हाँ बाबा जी, हम मार्केट जा रहे हैं। शादी है ना रिश्तेदारी में, तो शॉपिंग करके आएंगे। उन सब के जाने के बाद राजेंद्र प्रसाद जी घर का खाना खाने चले जाते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद जी और उनकी पत्नी अनीता जी के साथ कमरे में बैठे हुए थे। सुनो जी, आप भी अपने 2 जोड़ी नए कपड़े सिलवा लेते। परिवार में शादी है और आप ही सबसे बड़े हैं। क्या ज़रूरत है भगवान, मैं तो पुराने कपड़ों में काम चला लूँगा। हाँ, अगर तुम्हें नई साड़ी लानी है तो ले आना। ये लो 10,000 रुपये, तुम भी अपने लिए नए कपड़े बनवा लेना। आप तो बस, सबके लिए तो आपका दिल खुला है, बस अपने मामले में ही कंजूस हो आप। अनीता जी ने हल्के नाराज़गी भरे स्वर में कहा। राजेंद्र प्रसाद जी मुस्कुरा भर दिए। इतने में छोटा बेटा राकेश भी आ गया। पापा, मीरा को भी लहंगा लेना है और मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी भी रिन्यू करानी है। मैंने भी 30,000 रुपये लिए हैं दुकान से। मेरी अभी तनख्वाह नहीं आई है, जब आएगी तो वापस कर दूंगा। ठीक है बेटा, राजेंद्र प्रसाद जी ने बिना किसी संकोच के कहा। अपने छोटे बेटे के जाने के बाद अनीता जी ने कहा, अजी, दोनों बेटे अपनी जॉब कर रहे हैं, फिर भी सारा दिन आपसे ही पैसे मांगते रहते हैं। पिताजी सब जानते थे, सब समझते थे कि दोनों बेटे क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यही सोचकर चुप रह कर जाते कि क्या फ़र्क पड़ता है, हैं तो अपने ही बच्चे। वैसे तो राजेंद्र प्रसाद जी कभी मना नहीं करते थे तिजोरी की चाबी देने से, लेकिन कभी कान पूछ भी बैठते थे तो बच्चे कहते, क्या पिताजी, आपको हम पर विश्वास नहीं है? इस पर राजेंद्र प्रसाद जी ठहाका लगाकर हंस देते। अनीता जी मना भी करती रहती, परंतु राजेंद्र प्रसाद जी नहीं मानते। अरे अनीता, तुम तो जानती हो मेरे बच्चे मेरी जान है। लेकिन जी, अपने बुढ़ापे के लिए भी तो। अरे भाग्यवान, बुढ़ापे की चिंता तुम मत करो। अपने दोनों बेटे बड़े होशियार हैं, बहुत प्यार करते हैं हमसे। जो संस्कार हमने अपने बच्चों को दिए हैं, उनके रहते हमें कभी कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। अनीता जी चुप कर जाती हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं विचार तो चलते ही रहते थे। सोचती, आप भी कितने भोले हैं। आज के ज़माने में अपने लिए कुछ ना कुछ अवश्य बचा कर रखना चाहिए। बेटे तो अपने हैं, लेकिन बहुएं, वह तो पराए घर से आई हैं। और वैसे आपसे ज़्यादा मैं अपनी बहुओं को अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि कई बार अनीता जी ने बीमारी के चलते अपनी बहुओं के व्यवहार को परखा था। बस घर में सुख शांति रहे तो चुप रह जाती थी। यह सब विचार करते हुए अनीता जी एकटक अपने पति को निहारे जा रही थी। इतने में राजेंद्र प्रसाद जी ने चुटकी बजाते हुए उनकी विचार श्रृंखला को भंग कर दिया। अनीता जी अपने विचारों की दुनिया से बाहर आई। राजेंद्र प्रसाद जी बोले, अरे भाग्यवान, कहाँ गुम हो गई? मेरी चाय का समय हो गया है, आज मिलेगी या खुद ही बना लूँ? राजेंद्र प्रसाद जी ने चुटकी लेते हुए कहा। तो अनीता जी बोली, अरे आप क्यों चाय बनाएंगे? मैं राजू को आवाज़ देती हूँ, वह बना देगा। दरअसल अनीता जी ने रसोई और घर के दूसरे कामों को करने के लिए 16 साल का एक लड़का रखा हुआ था। दरअसल दोनों बहुओं में आए दिन काम को लेकर लड़ाई झगड़ा होता रहता था। रोज़ के लड़ाई झगड़े से बचने के लिए ही उन्होंने सुबह से शाम तक के लिए ज़रूरी कामों को करने के लिए राजू को रखा हुआ था। राजू बहुत वफादार और अच्छा नौकर था। अनीता जी बोली, और वैसे भी चाय बनानी आती भी है आपको, जो खुद बनाएंगे? श्रीमती जी, मुझे चैलेंज मत कीजिए, बहुत बढ़िया चाय बनाता हूँ मैं। चलो आज तुम्हें चाय बनाकर पिलाता हूँ, कहते हुए राजेंद्र प्रसाद जी रसोई घर में जाकर चाय बनाने लगे। तो इतने में राजू आ गया। अरे बाबूजी, मैं किस लिए हूँ, मैं चाय बनाता हूँ। अरे नहीं, आज की चाय मैं बनाऊँगा
और तुम्हें भी पिलाऊंगा। कहते हुए राजेंद्र प्रसाद जी चूल्हा जलाने लगे। साथ में अपनी पत्नी के लिए गाना भी गाने लगे। बाहर दोनों बहुएं अपनी हंसी बड़ी मुश्किल से रोक कर खड़ी थी। शाम को अनीता जी और राजेंद्र प्रसाद जी रोज की तरह सार सपाटा करने के लिए बाहर निकले तो अनीता जी अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही थी। उन्हें राजेंद्र प्रसाद जी जैसा सुलझा हुआ इंसान मिला। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर कहते हैं ना, कभी कभी अपने भाग्य को अपनी ही नज़र लग जाती है। एक दिन राजेंद्र प्रसाद जी मोटरसाइकिल पर दुकान से घर की ओर आ रहे थे कि सड़क पर जा रही चुनाव रैली में उनकी मोटरसाइकिल बेकाबू हो गई और एक बड़े से गड्ढे में जा गिरे। जैसे तैसे वहाँ के लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुँचाया। होश आया तो नर्स ने उन्हें ड्रिप लगा रखी थी। उन्हें काफ़ी सारी चोटें भी आई थी, जिस कारण उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई थी। अनीता जी को जब यह बात पता चली तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अनीता जी को तो जैसे कानों से सुनाई देना ही बंद हो गया था। सिर्फ और सिर्फ राजेंद्र प्रसाद जी की प्यार भरी बातें ही उनके कानों में गूंज रही थी। राजेंद्र प्रसाद जी को इतनी बुरी अवस्था में देखकर अनीता जी उन्हें देखते ही रह गई। राजेंद्र प्रसाद जी बेहोश थे। तभी अनीता जी बोली, उठिए ना, देखिए आपके सहारे तो मैं ज़िंदगी जी रही थी। आप ही तो मेरे दिल की भावनाओं को समझते हैं। अब आप ही इस तरह मुझसे रूठ जाओगे तो मेरा क्या होगा। कहते कहते अनीता जी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उन्हें आईसीयू से बाहर लेकर जाया गया। आखिर उनका भी दिल काफ़ी कमज़ोर था। अनीता जी को अस्पताल के बेड पर लिटा दिया गया और उन्हें आराम करने को कहा गया। राजेंद्र प्रसाद जी की चिंता ही अनीता जी को खाए जा रही थी। आंखें बंद किए अनीता जी अपने पति के साथ बिताए मीठे पलों को याद कर रही थी कि इतने में एक आवाज़ आई, बड़ी माँ, आंखें खोलो। अनीता जी की ऐसी हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। बोलो, खाना खा लीजिए बड़ी माँ। अनीता जी इधर उधर देखने लगी। आसपास और कोई नहीं था। राजू बोला, सब लोग घर चले गए थे तो मुझे लगा कि आप अस्पताल में अकेली हैं तो आपका हालचाल जानने के लिए आ गया। आते आते थोड़ा खाना भी ले आया। उठिए बड़ी माँ, खाना खा लीजिए। बाबूजी भी जल्दी ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। राजू का स्नेह देखकर अनीता जी को कुछ हौसला हुआ। उन्हें लगा कि उनके साथ कोई तो खड़ा है इस दुख की घड़ी में। इतने में नर्स अंदर आई और बोली, अनीता जी, आपके पति को होश आ गया है। राजू उन्हें लेकर राजेंद्र प्रसाद जी के पास गया। राजेंद्र प्रसाद जी होश में तो थे, परंतु अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रहे थे। यह देखकर अनीता जी दर्द और चिंता से भर गई, लेकिन अपने पति के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। इसलिए तुरंत अपनी पीड़ा अपनी आंखों में समेटकर राजेंद्र प्रसाद जी की ओर देखकर मुस्कुराई और बोली, भगवान का शुक्र है आप ठीक हैं। अब हम जल्दी ही अपने घर चलेंगे। तबीयत थोड़ी संभलने के बाद उनको अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वे दोनों घर तो आ गए, लेकिन राजेंद्र प्रसाद जी अब व्हील चेयर पर आ चुके थे। वह चलने फिरने में असमर्थ थे। घर पर आने के बाद तो जैसे अनीता जी और राजेंद्र प्रसाद जी की ज़िंदगी ही पलट गई। जो लोग कभी घर के मुखिया हुआ करते थे, इस घर की रौनक हुआ करते थे, वे दोनों अब उपेक्षा की नज़रों से देखे जाने लगे। बच्चों को अपने माता पिता ही बोझ लगने लगे। राजेंद्र प्रसाद जी की दवा पानी सब अनीता जी ही करती थी। एक दिन राजू किसी काम से बाजार गया था तो अनीता जी ने अपनी छोटी बहू से कहा, बेटा, अपने बाबूजी के लिए कम नमक मिर्च का थोड़ा सा दलिया बना दो। तो बहू ने टका सा जवाब दे दिया, माँ जी, हमें और भी बहुत सारे काम हैं और पिछले दिनों से जो घर की हालत चल रही थी, हम किटी पार्टी में भी नहीं जा पाए। आप यह काम खुद ही कर लीजिए तो अच्छा होगा। कहते हुए बहू तैयार होकर किटी पार्टी में चली गई। कभी अनीता जी बेटों को दवा या फल लाने को कहती तो कोई ना कोई बहाना बनाकर इनकार कर देते। बेटों का साथ देने के लिए बहुएं भी आ जाती। माँ जी, कितना भी खर्च कर लो, अब बाबूजी तो ठीक होने वाले नहीं हैं, तो थोड़ा सा सोच समझकर खर्च किया करो। बहू की इन
तीर भरी बातों से माँ का कलेजा छलनी हो जाता। मन ही मन वह जानती थी कि बेटों को यह सब सिखाने वाली बहुएं ही हैं। सोचने लगी कि यही बेटे छोटे छोटे खर्चों के लिए बाबूजी बाबूजी करते हुए आ जाते थे। अब बाबूजी लाचार हो गए हैं तो दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिए गए हैं। बेटे बहू की जली कटी सुनकर जब अनीता जी कमरे में आई तो देखा राजेंद्र प्रसाद जी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। राजेंद्र प्रसाद जी अनीता जी को देखकर बोले, मैंने अपने दोनों बेटों को अपने दोनों हाथ समझा था, लेकिन मुसीबत में यही दोनों बेटे हमारी परवरिश को भी नकार देंगे, यह मैं नहीं जानता था। लेकिन अनीता जी, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे, तिजोरी की चाबी कहाँ गई? यहाँ तो रखी थी। इधर उधर देखते हुए अनीता जी बोली। राजू जो पास ही खड़ा था सब बातें सुन रहा था। अनीता जी से बोला, अरे सुबह ही तो छोटी भाभी और बड़ी भाभी कमरे में आई थी, क्या पता उन्होंने ली हो। यह सब सुनते ही अनीता जी चौंक गई, लेकिन खुद को संभालते हुए बहुओं के पास पहुंची। बहू, वह तिजोरी की चाबी क्या तुम्हारे पास है? अनीता जी थोड़ा सकुचाते हुए बोली, लेकिन बहुएं तो जैसे तैयार ही खड़ी थी चिल्लाने को। माँ जी, आप तो पैसा लुटाने में ऐसे लगी हुई है जैसे कि पैसे पेड़ पर उग रहे हों। अब तो आपके पति की कमाई भी नहीं रही, इसलिए पैसों को कैसे बचाना है यह हम अच्छी तरह जानते हैं। अब वह चाबी आपको नहीं मिलेगी। बहुओं के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अनीता जी आश्चर्यचकित रह गई। वह बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए चुप करके अपने कमरे में लौट आई। अगले दिन अनीता जी जब सोकर उठी तो देखा राजेंद्र प्रसाद जी को थोड़ा बुखार था। जाकर बेटों से कहा, तुम्हारे बाबूजी को अस्पताल लेकर जाना है, बुखार लग रहा है और रूटीन चेकअप भी करवाना है, तो गाड़ी ले चलो। इतने में छोटे बेटे का जवाब था, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, आपको पता तो है ही घर में पैसों की कितनी तंगी चल रही है, ऊपर से बाबूजी सब काम धंधा छोड़कर बैठ गए हैं। इतने में बड़ा बेटा भी आया और बोला, माँ आप समझती क्यों नहीं हैं, हम लोग नौकरी पेशा वाले हैं, इतना समय नहीं होता हमारे पास कि ये फालतू के काम करते रहें। राजू को बोलकर ऑटो बुलवा लीजिए और चले जाइए बाबूजी को लेकर। अनीता जी अपमान का घूंट पिए चुपचाप खड़ी थी। उन्होंने उस समय कुछ न बोलना ही उचित समझा। राजू ने आवाज़ लगाई, आइए बड़ी माँ, मैं ऑटो बुलाकर ले आया हूँ। जाते हुए अनीता जी ने राजू से कहा, पर बेटा मेरे पास तो पैसे भी नहीं बचे दवा और फल लाने के लिए। मैंने पैसे उठा लिए हैं तनख्वाह में से, कुछ बचे थे, पूरे हो जाएंगे। कहते हुए राजू बाबूजी की व्हील चेयर को सरकाते हुए ले गया। कहने को तो राजू नौकर था, लेकिन अनीता जी और राजेंद्र प्रसाद जी की सेवा उनके बच्चों से बढ़कर कर रहा था। ऑटो में अनीता जी राजू से कहने लगी, मुसीबत में जब अपनों ने ही पल्ला झाड़ लिया तब तूने अपनों से भी ज़्यादा ख्याल रखा है। तब राजू बोला, बड़ी माँ, बचपन में ही मेरे माँ बाप नहीं थे, मेरी दादी ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, अब वो भी चल बसी। मुझे तो आप दोनों में ही माता पिता की परछाई नज़र आती है। राजू की आंखें सजल हो उठी थी। अस्पताल में डॉक्टर ने राजेंद्र प्रसाद जी के लिए कुछ खास डाइट और एक्सरसाइज बताई। राजू ने सब अच्छे से समझ लिया। वापस घर आते हुए रास्ते में ऑटो रुकवाकर राजू दवाइयाँ, फल और ज़रूरी सामान ले आया। राजू ने उनके खाने पीने का खास ध्यान रखा। कुछ ही दिनों में बाबूजी भी ठीक होने लगे। जब तबीयत थोड़ी अच्छी हुई तो एक दिन बाबूजी ने अपने दोनों बेटों को हॉल में बुलाया। क्या बाबूजी, आपको तो कोई काम धंधा है नहीं और आप सारा दिन हमें भी परेशान किए रखते हैं। दोनों बेटे चिल्लाते हुए अपने कमरे से बाहर आए। सामने देखा तो चौंक गए। सामने सोफे पर माँ और बाबूजी के साथ दो अनजान शख्स बैठे थे और राजेंद्र प्रसाद जी के चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास लग रहा था। तुम दोनों को शायद नहीं पता, आज हमारी श्रीमती जी का जन्मदिन है, उसी अवसर पर यह सारा इंतजाम किया है। आज हमने, कहते हुए राजेंद्र प्रसाद जी ने अनीता जी के साथ केक काटा। अनीता जी को एक गिफ्ट बैग उठाकर देते हुए बोले, यह लीजिए श्रीमती जी, आपके लिए अपनी पसंद की महंगे वाली सिल्क की साड़ी लाया हूँ। बहुओं के मुंह खुले के खुले रह गए। क्या हुआ? हैरान हो गए कि इस लाचार निठल्ले बूढ़े बाप के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। चलो
आज आप लोगों को भी सरप्राइज़ किए देता हूँ। राजेंद्र प्रसाद जी ने अपने साथ खड़े दोनों व्यक्तियों का परिचय दिया। यह मेरे वकील दोस्त हैं दामोदर जी, जिन्हें मैंने वसीयत का बंटवारा करने के लिए यहाँ बुलाया है। और यह हैं दीनदयाल जी, जिन्हें मैंने यह मकान 5 करोड़ 20 लाख रुपए में बेच दिया है। इतना कहने की देर थी कि बेटों और बहुओं के सिर पर तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा। लेकिन बाबूजी, अब बिना हमारी रजामंदी के ऐसे कैसे? मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई। राजेंद्र प्रसाद जी आज बोलते ही जा रहे थे और किसी की हिम्मत नहीं थी कि आज उन्हें रोकने की। राजेंद्र प्रसाद जी ने वकील साहब को वसीयत पढ़कर सुनाने को कहा। उसमें लिखा था, मैं अपनी दुकान से अपने बेटों और बहुओं को बेदखल करता हूँ। उस पर आज से राजू का हक होगा। वही अब मेरा कारोबार संभालेगा। इस मकान को बेचने से जो पैसा आएगा उसका आधा हिस्सा मैं अपने पोते पोती के नाम पर जमा करवा दूंगा, जो कि उनके वयस्क होने के बाद उन्हें मिल जाएगा। और बाकी की आधी रकम में से एक छोटा सा घर मैं खरीद रहा हूँ, जिसमें मैं और मेरी पत्नी और राजू तीनों रहेंगे। और मेरा पोता पोती के लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। अब राजेंद्र प्रसाद जी बोले, तुम लोगों के पास 10 दिन का समय है अपने रहने का इंतजाम कहीं और करने के लिए, क्योंकि 10 दिन बाद इस घर पर दीनदयाल जी का हक होगा। मैं अभी तक इसी भ्रम में था कि मेरे 2 बेटे हैं जो बहुत होनहार हैं, परंतु क्या सचमुच में मेरे दोनों बेटे मेरे अपने हैं? यहाँ सब अपने अपने स्वार्थ में जी रहे हैं। मैं तो मिथ्या भ्रम में पड़कर खुश हो रहा था कि यहाँ सब मेरे अपने हैं। शुक्र है मालिक का, जो हमें ऐसा दुख दिखाया जिसके कारण मुझे दुनिया की असलियत साफ साफ दिखाई देने लगी। मुसीबत के समय में भी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पैसा ही दिखाई दे रहा था। अरे मैं तो कब से इस दुनिया से कूच गया होता, अपने लाचार बेकार अपाहिज शरीर के साथ कब तक जीता। यह सब मेरी पत्नी और राजू की ही सेवा का फल है, जो आज मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। असल में बेटे का फर्ज तो सिर्फ राजू ने ही निभाया है। पिताजी, वह नौकर है और उसी नौकर की ही जगह पर रखिए। आपके बेटे हम हैं, बड़े बेटे ने कहा। तो राजेंद्र प्रसाद जी बोले, बंधी हुई तनख्वाह के अलावा दिया ही क्या है इसे मैंने, लेकिन इसने तो जीवन दिया है, मुझे और मेरी पत्नी के बुढ़ापे की लाठी बना है। अब तो दोनों बहुएं माँ जी के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ जी, आप ही कुछ समझाइए बाबूजी को। हम लोग आपके ही तो बच्चे हैं, और फिर रिश्तेदार क्या बोलेंगे, यह भी तो जरा सोचिए। बहुओं को माँ जी से कुछ उम्मीद थी, लेकिन अनीता जी उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए बोली, यह बात तब याद क्यों नहीं थी जब तुम लोगों के सामने लाचार होकर मैं तुम्हारे बाबूजी की ज़िंदगी की भीख मांग रही थी। और फिर रिश्तेदार जो कहेंगे सो कहेंगे, मुझे उनकी कोई चिंता नहीं है। तुम अपना सामान बांधने की तैयारी करो। माँ और पिताजी की हिम्मत देखकर आज दोनों बेटे और बहुएं भौचक्के हो गए। शायद उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वह लोग बहुत गिड़गिड़ाए, लेकिन अंत में वही हुआ जो वसीयत में राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा था। बेटों और बहुओं को अपने किए की सज़ा और सबक दोनों मिल चुके थे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? हालांकि माँ और बाप ऐसा निर्णय इतनी आसानी से नहीं ले पाते, लेकिन सुखी बुढ़ापा जीने के लिए सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। आपकी इसमें क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।